So we are going to revise ODI, Overseas Direct Investment. That means आप भारतीय हैं, बाहर क्या लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड बच्चों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में क्या है, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2004। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि भाई आप जब बाहर पैसा लगा रहे हो, किस में लगा रहे हो, बाहर की किसी एंटिटी के शेयरों में पैसा लगा रहे हो। फॉरेन सिक्योरिटी जरूरी नहीं है वो शेयर हो, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी आ सकती है। फॉरेन सिक्योरिटी की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है बच्चों, कौन से सेक्शन में, 2O में, जिसका मतलब क्या था, एनी सिक्योरिटी, जिस शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, कुछ भी हो, एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, चाहे उसका रिडेम्पशन या रिटर्न किस में मिल रहा हो, इंडियन करेंसी में। और हमने यहाँ वर्ड लिखा है ट्रांसफर और इशू, तो खरीदना, बेचना, गिफ्ट, एक्सचेंज, गिरवी रखना, सारा ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाता है। देन इन ओडीआई से रिलेटेड रेगुलेशंस 2004 में आई थी, उससे रिलेटेड 6 डेफिनेशन है। तो कहता ओडीआई क्या है, ओडीआई के बजाय वर्ड इस्तेमाल किया गया है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, या शॉर्ट में क्या हो गया, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कहता है जब आपने बाहर पैसा लगाना है, 2 रूट है आपके पास, एक ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक का मतलब है आरबीआई से नहीं पूछना, और एक है अप्रूवल, आरबीआई से पूछ के आप पैसा लगा सकते हैं। 2 रूट है। जब आप पैसा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 2 तरीके से, क्योंकि ये हम क्या ले रहे हैं, फॉरेन सिक्योरिटी। तो हम क्या है, बाहर की किसी फॉरेन एंटिटी में, वो कंपनी भी हो सकती है, नॉन कंपनी भी हो सकती है, हम उसकी कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं। और अगर कंपनी है तो नई नई कंपनी मान लो बन रही है, उसकी मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज होती है, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए ही लिखा है, या तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल में, या हम क्या करें, सब्सक्राइब करें उसका मेमोरेंडम, किसका, फॉरेन एंटिटी का। दूसरी बात है, बाहर की कोई कंपनी बनी हुई है, हम उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स, पहले से शेयर्स खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीदें, मार्केट से खरीदो, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदो, या उस कंपनी से डायरेक्ट ले लो अपने लिए एक्सक्लूसिव, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन कहता हम ओडीआई नहीं मानेंगे, डज नॉट इंक्लूड अगर आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, अलग अलग ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज आप खरीदते हो, यहाँ से ये, वहाँ से वो, दिस एंड दैट, वो नहीं, क्योंकि एक एंटिटी में आपने पैसा लगाना है। तो ये था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट, या तो कैपिटल में या मेमोरेंडम क्लॉज सब्सक्राइब करो, या एग्जिस्टिंग शेयर, जैसे मर्जी आप ओपन मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या प्राइवेट प्लेसमेंट से ले लें, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। नंबर 2 डेफिनेशन आती है फाइनेंशियल कमिटमेंट। जब बाहर ओडीआई कर रहे हो तो एक कमिटमेंट कर रहे हो, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर इन्होंने कहा एक तरह से आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, 4 चीज़ें हैं आपके सामने, या तो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, या लोन के रूप में पैसा लगा रहे हैं, या गारंटी दे रहे हैं 100%, गारंटी 100%, या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने हैं तो उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस गारंटी, क्या काम होगा या नहीं। तो अगर परफॉर्मेंस गारंटी है तो उसकी परसेंटेज है बच्चों 50%। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट में 4 चीज़ें, इक्विटी में, लोन में 100% अमाउंट ऑफ गारंटी, या परफॉर्मेंस गारंटी है तो 50%। तो ये कमिटमेंट कौन कर रहा है, कोई भारतीय कर रहा है, इंडियन पार्टी। किसको कमिटमेंट कर रहा है, बाहर आप पैसा लगा रहे हो। तो दरअसल यहाँ घूम फिर के ओडीआई में क्या नजर आता है, जब आप बाहर पैसा लगा रहे हो तो दरअसल आप किसी के साथ जेवी करने जा रहे हो, जेवी स्टैंड्स फॉर जॉइंट वेंचर, या आप बाहर अपनी क्या बना रहे हो, वोस स्टैंड्स फॉर होली ओन्ड सब्सिडरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीमाइस ऑफ ओडीआई। जब आप बाहर पैसा लगा रहे हो तो बाहर आप जेवी कर रहे हो या किसी को 100% खरीद रहे हो, तो क्या बन गई वो, होली ऑन्ड सब्सिडरी। कौन कर रहा है, इंडियन पार्टी। इंडियन पार्टी की हम डेफिनेशन देखते हैं तो 4 चीज़ें आती हैं। आप कंपनी हो सकते हो, भारत में रजिस्टर्ड हो। नंबर 2, आप कोई बॉडी कॉरपोरेट हो सकते हो। नंबर 3, आप किसी भी तरह की फर्म, मतलब पार्टनरशिप एक्ट में आ जाओ, चाहे एलएलपी में आ जाओ, कोई भी। तो कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है, या कोई अदर एंटिटी जिसे आरबीआई नोटिफाई करे। यह है 4th पॉइंट। और इंडिविजुअल्स नोटिफाई हो चुके हैं 2013 से। तो इंडिविजुअल भी ओडीआई कर सकता है, जैसे आपने करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में पढ़ते हो, एलआरएस 2.5 लाख की अलाउड है। तो 2.5 लाख US$ इंडिविजुअल भी किसी फॉरेन एंटिटी में लगा सकता है। तो ये है आपका इंडियन पार्टी। अब वर्ड था ज्वाइंट वेंचर या वॉस, ध्यान दीजिएगा। कौन है ज्वाइंट वेंचर, बाहर की एंटिटी है। तो बाहर की एंटिटी बाहर बनी है, फॉर्म्ड, रजिस्टर्ड वगैरह। कैसे बनी है,
लॉज के अकॉर्डिंग, किसके लॉज? उस देश के। तो वो देश कौन सा जहां हम जा रहे हैं? होस्ट कंट्री, राइट, क्योंकि वो हमें बुला रहा है। तो कहता जेवी क्या है? एक फॉरेन एंटिटी है, उस होस्ट कंट्री के लॉस या रेगुलेशंस के मुताबिक बनी है, जिसमें भारतीय पार्टी क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट। और वोस में क्या आ जाएगा? सेम यही दो लाइनें हैं कि वोस क्या है? फॉरेन एंटिटी है, बाहर बनी है, होस्ट कंट्री के लॉस के मुताबिक बनी है, लेकिन वोस तो तभी बनेगी ना जब हम उसके सारे शेयर्स ले लें। एंटायर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन पार्टी। अब होस्ट का कंट्री का मतलब क्या है? वो देश जहां पे फॉरेन एंटिटी क्या ले रहा है? हमसे ओडीआई ले रहा है। हम कौन? इंडियन पार्टी। तो ये जो ओडीआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप रट्टा मारिए एग्जाम के लिए, आप इसे पढ़िए जरूर, क्योंकि छोड़ना नहीं कुछ नहीं चाहिए, सीए का पेपर है। लेकिन आप इसे रीड कर लीजिए, ढंग से रीड कर लीजिए, जैसे मैंने लिख के दिया है, इजी वे में है। तो रीड करके चले जाओगे तो अटेम्प्ट हो जाएगा पेपर आपसे। नाउ, तो दो रूट थे पैसे लेने के, या तो ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का मतलब ही क्या हुआ? ऑटोमेटिक का मतलब हुआ जी हमें आरबीआई से पूछना नहीं है। तो आरबीआई से कब तक नहीं पूछना? तो यहाँ पे बताई गई है एक लिमिट, यहाँ तक नहीं पूछना। लिमिट कितनी है? आपके नेटवर्थ का 400%। नेटवर्थ का मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व। और वो भी कौन सी? पिछले साल की लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो अगर पिछले साल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मान लो 10 लाख है, तो उसका 4 टाइम्स ले लो, 40 लाख तक आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा हो जाती है, 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा हो गई, तो आपको आरबीआई से पूछना पड़ेगा, चाहे आप किसके अंदर आगे? ऑटोमेटिक रूट में आ गए, चाहे आप किसके अंदर आ गए? एलिजिबल लिमिट में आ गए। तो इंपॉर्टेंट बात समझे, ऑटोमेटिक रूट क्या है? आरबीआई से नहीं पूछना। एलिजिबल लिमिट क्या है? आपकी नेटवर्थ का 400%। नेटवर्थ कौन सी? पिछले साल की। नेटवर्थ का मतलब पीयूसी प्लस एफआर फ्री रिजर्व। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 1 बिलियन यूएसडी से ज़्यादा होता तो आपको पूछना पड़ेगा। अप्रूवल रूट का मतलब ही क्या है? कि भाई आपको आरबीआई से पूछना ही पूछना है, पूछना ही पड़ेगा हमेशा। और आरबीआई जब आपको अलॉट करे ना करे, कुछ फैक्टर्स देखेगी, 4 चीज़ें देखेगी। एक देखेगी, भैया क्या ये वायबल है जो बाहर आप जेवी या वोस बना रहे हो? नंबर 2, क्या इससे भारत को कोई बेनिफिट्स मिलेंगे फॉरेन करेंसी के रूप में? नंबर 3, ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय पार्टी का एंड फाइनेंशियल एंटिटी का। नंबर 4, इंडियन पार्टी बाहर जा रही है, किसी काम में पैसा लगा रही है, तो उस काम में इंडियन पार्टी की कुछ एक्सपर्टाइज है भी या नहीं, पता चले बाहर पैसे लेके गए। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इंडिया में पैसा डबल हो के आए और ज़्यादा आए, ना कि वो डूब जाए। तो इसलिए अप्रूवल रूट में क्या देखा आरबीआई ने? 4 फैक्टर्स। क्या ये वायबल है जेवी वॉस? नंबर 2, भारत को कोई बेनिफिट मिलेंगे या नहीं? नंबर 3, ट्रैक रिकॉर्ड इन दोनों पार्टीज का, फॉरेन एंटिटी इंडियन पार्टी का। नंबर 4, भारतीय पार्टी की एक्सपर्टाइज उस लाइन ऑफ एक्टिविटी में। एंड आपको अप्रूवल रूट हो तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म का नाम भी ODI बताया गया है, और ये फॉर्म भरने पड़ते हैं थ्रू एडी। एडी आप जानते हो, ऑथोराइज डीलर को, पर्सन को, बैंक को, मनी चेंजर, तो फॉर्म भरना होता है। अप्रूवल रूट तो सिर्फ इतना सा ही है। कमिंग बैक टू ऑटोमेटिक रूट, कहता है जब आप फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो जेवी या वॉस में, तो हम कमिटमेंट पहले ही पढ़ाए थे। भाई ये इक्विटी हो सकता है, लोन हो सकता है, 100% गारंटी या 50% परफॉर्मेंस गारंटी। तो सेम वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे चीज़ है, वही देखिए 100% इक्विटी शेयर्स या कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर या कोई अदर प्रेफरेंस शेयर, तो सारे शेयर आ गए भाई। वही लोन आ गया, वही गारंटी आ गया 100%, लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी हमने कितनी पढ़ी थी? हमने परफॉर्मेंस गारंटी डेफिनेशन में 50% पढ़ी थी, वही कॉपी पेस्ट है, नथिंग मोर नथिंग लेस। नाउ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऑटोमेटिक रूट की बात करें, जब आप बाहर जा रहे हो तो जिस एक्टिविटी में पैसा लगा रहे हो, तो हमें ये देखना है क्या वो उस देश ने अलाउ करी है। नंबर 2, जो आदमी बाहर जा रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट है, अप्रूवल नहीं है, कहीं आप ऐसा तो नहीं हो कि डिफ़ॉल्टर लिस्ट में हो, आरबीआई के डिफ़ॉल्टर लिस्ट में हो, जिसका मतलब है कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ पहले की हुई है या आपके खिलाफ क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तीसरी बात, जब आप बाहर पैसा भेज रहे हो तो जो ऑथराइज डीलर के थ्रू भेजोगे उसकी एक ही एक्सक्लूसिव ब्रांच, एफसीआर एक्ट में भी ऐसा ही था, वहाँ से पैसा आता एक होता है, तो यहाँ पे भी एक ही ब्रांच होनी चाहिए। और यहाँ पे भी सेम वही फॉर्म थ्रू ऑथराइज डीलर भरना आपने, ओडीआई। तो 4 चीज़ें हैं, बोनाफाइड एक्टिविटी हो। नंबर 2, कि आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट में ना हो, आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो, पैसा जाना चाहिए एक ब्रांच से,
एंड नंबर लास्ट ओडीआई फॉर्म, दोनों में था, ऑटोमेटिक हो अप्रूवल हो, आपने ये भर के देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अलाउ किया गया ओडीआई इंडिविजुअल को, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, तो वो एक भी हो सकता है या किसी के साथ मिलके भी आप ओडीआई कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, कहलाओगे आप इंडियन पार्टी। और ये आया था 5 अगस्त 2013 से, कहने का मतलब है उससे पहले इंडिविजुअल्स को ये अलाउड नहीं था। और कितना पैसा आप डाल सकते हैं वो एलआरएस वाला ही अमाउंट है। देखिए यही एलआरएस वाला अमाउंट, एलआरएस वर्ड आपको दिख रहा है। और पैसा आप कैसे डालोगे, शेयर्स में, इक्विटी शेयर हो या क्यूमुलेटिव कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो शेयरों में पैसा आपको अलाउड है। और कितना अलाउड है, एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लेकिन कुछ रोक हैं, जिस फॉरेन एंटिटी में आप पैसा लगा रहे हो वो एंटिटी इस काम में ना इन्वॉल्व हो, रियल एस्टेट में, जिसके अंदर टीडीआर भी आ जाता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। लेकिन एक्सेप्शन है, वहाँ बाहर पैसा लगा रहे हो उनकी डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ पे रोड ब्रिजेस बना रहे हो तो कर लो, वरना रियल एस्टेट में नहीं लगाना। नंबर 2, बैंकिंग बिजनेस में नहीं लगाना। नंबर 3, आपने पैसा इस ढंग से नहीं लगाना बाहर, क्योंकि बाहर आपने जेवी या वोस बनाई कि घूम फिर के वो जो बाहर की एंटिटी है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, मतलब पैसा लगाया आपने शेयरों में, लेकिन घूम फिर के वो कुछ ऐसा पैसा घूम फिर के आ रहा है जो लिंक्ड हो रहा है इंडियन रुपीज़ के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओडीआई का मतलब है पूरा पैसा आपका बाहर जाए, घूम फिर के वो इनडायरेक्टली आप कोई गेम खेल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन ये जो भारत में कोई भी पर्सन रेजिडेंट जो इन इंडिया है, पीआरआई जिसे हम कहते हैं, उनके लिए पूरी तरह से अलाउड है फॉरेन सिक्योरिटी में आप पैसा लगाओ। अगर आपको पैसा कहाँ से लगा रहे हो, आरएफसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, बाहर का पैसा लगाओ बाहर, या आपने पहले से ही शेयर्स ले रखे थे फॉरेन करेंसी में, अब उनके ऊपर क्या डिक्लेयर हो गया, बोनस शेयर हो गया। एंड लास्ट में, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हो, मतलब जिसका मतलब होता है स्टे भारत में अप टू 3 ईयर्स है, तो आप तो कुछ समय के लिए डेपुटेशन वगैरह पे इंडिया में आए हुए हो, तो अंडरस्टूड है आप बाहर आपके पैसे होंगे तो उससे जो मर्जी करो, हमें क्या है। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए अकेले या मिलके कर लो आप, कितना पैसा एलआरएस के लिए, एलआरएस जितना किस में लगाओगे, शेयरों में, इक्विटी या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में, और नहीं रूट बाकियों के लिए पढ़ा था, वहाँ लोन ये नहीं है। देन आपने ध्यान, फॉरेन एंटिटी कौन से काम में ना हो, रियल एस्टेट में, बैंकिंग के काम में, या घूम फिर के इस तरह से ना हो कि आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो लेकिन वो घूम फिर के एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लिंक्ड है इंडियन रुपीज़ के साथ। बाकी जनरल परमिशन है ओडीआई के लिए, सिक्योरिटी में आरएफसी में से बोनस शेयर मिल गया, या परमानेंट रेजिडेंट नहीं है उसका बाहर पैसा है, जो मर्जी कीजिए आप। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसके साथ इट कम्स टू एन एंड। थैंक यू।